हमारा आज का लेक्चर फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के ऊपर है। इससे पहले हम प्रोपोजिशन लॉजिक को देख चुके हैं कि किस तरह से हम अपनी रियल वर्ल्ड के सेंटेंसेस को हम अपने नॉलेज बेस के अंदर सिंबल्स की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब प्रोपोजिशन लॉजिक इस लिहाज से तो यूज़फुल है कि हम एक स्टेप तो इस तरफ आ चुके हैं कि अपना एक नॉलेज बेस बना लें और इन्फ्रेंसेस जो हैं उसके ऊपर परफॉर्म कर सकें, लेकिन जो प्रोपोजिशन लॉजिक है उसकी एक्सप्रेसिव पावर जो है वो काफ़ी कम है। यानी हम उसके अंदर जिसे कह लें कि सिंबल्स की मदद से सब कुछ रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ ज़्यादा जो इसमें हाई लेवल की चीज़ें हैं हम वो चीज़ें अक्स नहीं कर सकते। तो जब हमने हायर लेवल की इन्फ्रेंसेस करनी हो तो फिर हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक या फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट कैलकुलस का सहारा लेते हैं। अब हम साथ ये भी देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के अंदर फिर हमें वर्ड को एक डिफरेंट अंदाज से देखना पड़ता है और अपने नॉलेज बेस के अंदर कुछ और चीज़ों को भी हमें महफूज करना पड़ता है। इसका सिंटेक्स भी हम देखेंगे कि वो किस तरह से मुख्तलिफ है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ ऐड की गई है, और इसकी सिमेंटिक्स यानी किस तरह से मीनिंग्स को अपने अंदर प्रिजर्व रखती है। और फिर हम देखेंगे कि नॉलेज इंजीनियरिंग कैसे की जाएगी, यानी हम इन्फ्रेंसेस कैसे परफॉर्म करेंगे फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के इस्तेमाल से। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक का सिंटेक्स जो है वो हम देखेंगे। फिर हम इसके लिए जो डिमॉर्गन के रूल्स हैं, जो क्वांटिफायर्स, हम इसके अंदर दो नए क्वांटिफायर जो हैं उन्हें हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उनके लिहाज से हम डिमॉर्गन्स के जो रूल हैं उनको रीराइट करेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि हम नेस्टेड क्वांटिफायर्स भी यूज़ कर सकते हैं और इंग्लिश सेंटेंसेस को हम फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट कैलकुलस के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं, या हम उस कैलकुलस में ट्रांसलेट किए हुए सेंटेंस को वापस इंग्लिश सेंटेंस में भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारी प्रोपोजिशन लॉजिक है उसकी क्या लिमिटेशन हो सकती हैं, कि हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हम एक और जो लॉजिक फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है उसको इंट्रोड्यूस करवाएं। तो एग्जांपल के तौर पर हम एक सेंटेंस देखते हैं जो हमने नॉलेज बेस के अंदर रिप्रेजेंट करना है। यू आर टोल्ड जॉन ड्रोव टू द ग्रॉसरी स्टोर एंड बॉट ए पाउंड ऑफ नूडल्स, ए पाउंड ऑफ ग्राउंड बीफ एंड 2 पाउंड्स ऑफ टोमेटोज। अब हमारे पास ये सेंटेंस है या ये फैक्ट है जो हमारे पास, जो हमें मालूम है स्टार्ट के अंदर। अब हम देखते हैं कि क्या हम ये जो इतने ढेर सारे हमारे सवालात हैं या हमारी जो हम इसे क्यूरीज कर रहे हैं अपने नॉलेज बेस से, क्या हम उनके आंसर दे सकते हैं अगर हमारे पास सिर्फ ये सेंटेंसेस या ये फैक्ट मौजूद हों। तो अगर हमारे पास ये वाला सेंटेंस दिया गया है, इज जॉन 3 years old, यानी हम कॉमन सेंस रीजनिंग कर रहे हैं कि अगर जॉन जो है वो ग्रोसरी स्टोर में जाता है, नूडल्स लेता है, ग्राउंड बीफ लेता है और टोमेटोज लेता है, तो क्या हम ये वाला मतलब ये क्वेश्चन अगर करें कि क्या जॉन 3 year old है जो वो ये नूडल्स ले रहा है, जो कॉमन सेंस हम रीजनिंग करते हैं, हम एक्चुअली देख रहे हैं कि क्या हमारी जो प्रोपोजिशन लॉजिक है वो इस तरह की जो इन्फ्रेंसेस है वो कर सकती है। इज जॉन ए चाइल्ड, क्या वो चाइल्ड है जो ये चीज़ें खरीद रहा है। व्हाट विल जॉन डू विद द परचेजेस, कि अगर उसने ये सारी चीज़ें ले ली हैं नूडल्स, बीफ और टोमेटोज, तो इनसे क्या करेगा। डिड जॉन हैव एनी मनी, डिड जॉन हैव लेस मनी आफ्टर गोइंग टू द स्टोर, डिड जॉन बाय एट लीस्ट 2 tomatoes, were the tomatoes made in the supermarket, did John buy any meat, is John a vegetarian, will the tomatoes fit in John's car। अब ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आम तौर पे हम अपनी कॉमन सेंस के जरिए इनके आंसर दे सकते हैं, लेकिन जो हमारी प्रोपोजिशन लॉजिक है वो इन इन्फ्रेंसेस को परफॉर्म करने में फेल हो जाती है, क्योंकि उसने इस पूरे सेंटेंस को जब अपने नॉलेज बेस में प्रेजेंट किया है तो उसने सिर्फ सिंबल्स लिए हैं। उसने जॉन के लिए एक सिंबल लिया, ड्रोव के लिए सिंबल लिया, ग्रोसरी स्टोर के लिए एक सिंबल लिया, और उसने कनेक्टिव्स लगाए एंड और वाले, और उनकी मदद से अपने इनसाइड जाके ये नॉलेज बेस में प्रेजेंट कर दिया। लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि नूडल्स जो हैं वो आमतौर पर छोटे बच्चों के लिए होती हैं, और इसी तरह जब आप ये चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं तो फिर आपने फर्दर अगर आपने बीफ लिया तो उसे आपने वापस आके कुक करना है, या अगर आप स्टोर में जाते हुए तो आपके पास ज़्यादा मनी है, लेकिन जब आप चीज़ें बाय कर लेते हैं तो वापस आते हुए आपके पास पैसे कम हो जाते हैं। इसी तरह जो टमाटोज़ हैं वो सुपरमार्केट में नहीं बनाए जाते बल्कि ये खेत में उगाए जाते हैं। अब ये जो बीफ है ये एक्चुअली एक मीट ही है, लेकिन हमने अपने नॉलेज बेस को सिर्फ बीफ का नाम बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि बीफ एक तरह का मीट होता है। इसी तरह अगर तो जॉन जो है वो वेजिटेरियन होता तो फिर वो कुछ और चीज़ें ख़रीदता, वो मीट ना ख़रीदता। और फिर इसी तरह हमने कहा कि जो टोमेटोज़ हैं क्या उसकी गाड़ी में आ सकते हैं। तो ये सारी वो कॉमन सेंस रीजनिंग है जो आमतौर पे हम अपने माइंड के अंदर ही जो है वो इनको समझ लेते हैं और इनके आंसर हमें नहीं ढूंढने पड़ते।
तो हमने देखा कि प्रोपोजिशनल लॉजिक जो है वो इस तरह की इन्फ्रेंसेस जो है वो परफॉर्म करने में फेल हो जाती है। प्रोपोजिशनल लॉजिक जो है वो डिक्लेरेटिव है, यानी उसके अंदर हमारा नॉलेज और इन्फ्रेंसेस जो हैं वो सेपरेट रखी जाती हैं। प्रोपोजिशनल लॉजिक जो है उसके अंदर हम पार्शियल, डिसजंक्टिव और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ये हम इसके अंदर रख सकते हैं कि हम एंड, ऑर्स और नॉट लगाकर अपनी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग करते हुए हम वेरिएबल्स लेते हैं, उनके अंदर कुछ चीज़ें स्टोर करते हैं, इफ एल्स लगाते हैं और इस तरह के ढेर सारे काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन हम उनके अंदर एज ए पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन एक स्टेटमेंट के अंदर नहीं रख रहे होते जैसे ही हम लॉजिक के अंदर रख रहे होते हैं। प्रोपोजिशनल लॉजिक जो है वो कंपोजिशनल है, यानी हम डिफरेंट चीज़ों को जो है वो हम उनको कंबाइन करके इनका मीनिंग डिराइव करते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि स्क्वायर 1 1 के अंदर ब्रीज मौजूद है वम्पस वर्ड वाली एग्जांपल के अंदर, और 1 2 के अंदर अगर पिट मौजूद है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों तभी होंगी जब ये 1 1 के अंदर भी ब्रीज हो और 1 2 के अंदर कोई पिट मौजूद हो। तो हम इस तरह से मुख्तलिफ जो हमारे फैक्ट्स हैं उनको कंबाइन करके एंड और की मदद से एक ओवरऑल सेंटेंस बना के उसको ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं। साथ ही ये भी हमने देखा कि जो प्रोपोजिशनल लॉजिक है वो कंटेक्स्ट इंडिपेंडेंट है। इसका मीनिंग ये है कि हमने सिंपल अपने उन रूल्स को फॉलो करते हुए हमने अपने सेंटेंसेस से अपने मीनिंग अक्स करने हैं या मीनिंग इन्फर करने हैं। इसके अंदर कंटेक्स्ट जो है उसका कोई काम नहीं है। नेचुरल लैंग्वेज के अंदर हम बहुत कुछ कंटेक्स्ट की मदद से जो है वो समझ रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें जो है वो नेचुरल लैंग्वेज जो है वो फैसिलिटेट करती हैं। लेकिन प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर चूंकि कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, तो इसलिए हम हर चीज़ से आज़ाद होकर अपने मीनिंग जो है इन्फर करते हैं। वो कभी तो ठीक हो जाते हैं और कभी वो फॉल्स भी हो सकते हैं। लेकिन जो ड्रॉबैक हमने देखा प्रोपोजिशनल लॉजिक का वो था उसकी एक्सप्रेसिवनेस पावर की लिमिटेशंस। यानी हम ढेर सारे रूल लिखने की बजाय सिर्फ एक ही सेंटेंस अगर उसको बता देते कि पिट्स काज ब्रीजेस इन एडजेसेंट स्केयर्स, तो अगर हम एक सेंटेंस ही अपना इसी तरह रिप्रेजेंट कर देते तो हमें वो ढेर सारे रूल्स ना लिखने पड़ते कि स्केयर 1 1 के अंदर ब्रीज है, स्केयर 1 2 के अंदर ये है, स्केयर 1 3 कि उनको ढेर सारे रूल्स की अगर हम एक ही सेंटेंस लिख देते तो फिर हम जो है वो काफ़ी आसानी से ही काम कर सकते थे। तो ये प्रोपोजिशनल लॉजिक की लिमिट है कि एक चीज़ जो हम 1000 लाइन्स के अंदर उसको बता रहे हैं वो एक्चुअली हम उससे कम के अंदर भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। इसी तरह जो रियल वर्ल्ड के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनको भी रेफर नहीं कर रहे प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर। हमने सिंपल सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिंबल्स लिए हैं पूरे पूरे सेंटेंसेस के लिए, और हमने उनके इनसाइड जो ऑब्जेक्ट मौजूद हैं उनके लिए कोई सिंबल नहीं लिया। इसी तरह हमने जनरल रूल जो हैं रियल वर्ल्ड के जैसे कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जैसे अभी हमने अपनी कॉमन सेंस रीजनिंग के क्वेश्चन में देखा कि मार्केट जाते हुए हमारे पास पैसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब हम परचेज़ कर लेते हैं तो फिर हमारे पास पैसे कम हो जाते हैं। फिर इसी तरह खाना अगर आप जो है वो कुक करते हैं, आप रॉ जो मटेरियल है वो आप मार्केट से ले आते हैं, बीफ या आप वेजिटेबल्स ले आते हैं और उनको आप फर्दर कुक कर लेते हैं। तो ये वो रूल्स हैं जो हमें बचपन से हमारे जहन में मौजूद हैं, हम उनको ऑब्जर्व करते हुए अपने अंदर एक इनसाइड मेमोरी क्रिएट कर लेते हैं ह्यूमन माइंड के अंदर। लेकिन लॉजिक के अंदर आल्दो कि हमारे पास एक नॉलेज बेस मौजूद है, लेकिन उसके अंदर हम जो वो ये रूल्स हैं वो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर हम सब कुछ फैक्ट्स की शक्ल में देख रहे होते हैं, हम कोई ऑब्जेक्ट या रिलेशन जो है उनके जिस तरह हम नेचुरल लैंग्वेज के अंदर करते हैं वो हम नहीं कर रहे थे। अब हम देखते हैं एक और तरह की लॉजिक जिसे हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक कहते हैं, और इसका दूसरा नाम फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट कैलकुलस भी है। अब ये जो है ये हमें नेचुरल लैंग्वेजेस ही की तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, और ये अज्यूम करती है कि जो वर्ल्ड है उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके कुछ फंक्शंस हैं, और वो आपस में एक कुछ रिलेशंस की मदद से या उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो उनको कंबाइन कर रही होती हैं, उनकी मदद से ये जुड़े हुए होते हैं। तो अगर हम ऑब्जेक्ट्स को देखें तो रियल लाइफ के अंदर पीपल ऑब्जेक्ट है, हाउसेज है, नंबर्स हैं, कलर्स हैं, बेसबॉल गेम्स हैं, और इस तरह की ढेर सारी चीज़ें जो भी हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हैं। फंक्शन जो है इनके मुकाबले में वो एक्चुअली एक तरह के आप रोल समझ लें कि जो जैसे फादर ऑफ ये एक रोल है या एक फंक्शन है, बेस्ट फ्रेंड एक फंक्शन है, वन मोर देन, या इस तरह के जो फंक्शंस हैं हम उनको ये इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इनके आर्गूमेंट्स जो है वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि यानी बिल्कुल हम वैसे ही इनको फंक्शन लिखेंगे तो इनको जो हम पेरेंथेसिस लगा के आप चीज़ें पास करेंगे वो ऑब्जेक्ट्स होंगे, और इसी तरह फंक्शन हमें रिटर्न भी ऑब्जेक्ट्स ही कर रहे होते हैं। और ऑब्जेक्ट जो है वो एक्चुअली अगर हमारे सेंटेंस में देखें तो वो इंग्लिश नाउन्स हैं, कि जितने भी हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर नाउन्स हैं उनको हम ऑब्जेक्ट्स के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके मुकाबले में जो प्रीडिकेट्स, रिलेशंस या प्रॉपर्टीज़ हैं वो हर एक चीज़ की इनहेरेंट
जो उसकी एक प्रॉपर्टी है, जैसे रेड, राउंड, प्राइम, ब्रदर ऑफ, बिगर देन, पार्ट ऑफ, कम्स बिटवीन, तो ये चीज़ें जो हैं इनको हम रिलेशंस के तौर पर ले रहे हैं। तो हमारी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर भी कुछ ऐसे वर्ड्स मौजूद हैं जो कि इन रिलेशंस को भी बड़े आसानी से वाज़ेह कर देते हैं। अब हम अपनी इस फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के अंदर भी इस तरह के जो हमारे रिलेशंस हैं उनके लिए हम कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। तो जो प्रीडिकेट्स हैं वो जनरली वर्ब्स हैं, यानी हमारे सेंटेंसेस के अंदर जो वर्ब्स हैं लैंग्वेज के अंदर वो एक्चुअली हमारे प्रीडिकेट्स हैं। जो प्रीडिकेट्स के आर्गूमेंट्स हैं वो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये रिटर्न जो है वो एक ट्रूथ वैल्यू, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। इसके मुकाबले में अगर आप फंक्शंस को देखें तो वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं, और ये जो प्रीडिकेट्स हैं ये ट्रूथ वैल्यू को रिटर्न करते हैं। अब देखते हैं कि इनको लिखा कैसे जाता है। अब अगर हमारे पास सेंटेंस है बिल हिट द बॉल, तो हमने सबसे पहले एक रिलेशन इनमें से ढूंढना है कि ये हिट जो है इसको हमने बाहर रख लेना, यानी एक तरह का ये वर्ब है, इसको हमने बाहर रखना है। पेरेंथीज में हम इसके अंदर दो आर्गूमेंट्स पास करेंगे जो कि ऑब्जेक्ट्स हैं। इस सेंटेंस में सबसे पहले एक बिल है, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है इस सेंटेंस के अंदर, वो सब्जेक्ट हमने बिल को रखा है इसमें पहले नंबर पे आर्गूमेंट के, और बॉल जो है दूसरे आर्गूमेंट के तौर पे रख दिया है। तो अब हमारा ये रिलेशन है कि अब इसको पढ़ेंगे कुछ इस अंदाज से कि पहले हम अपना ये पहला आर्गूमेंट लेंगे बिल हिट बॉल, इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे कि पहला आर्गूमेंट, फिर हमने रिलेशन को पढ़ना है और फिर हमने दूसरे आर्गूमेंट को लेना है कि बिल हिट बॉल। इसी तरह अगर अब बिल लाइक्स आइसक्रीम है तो ये बिल और आइसक्रीम को जो चीज़ ज्वाइन कर रही है वो लाइक्स है, यानी वो वर्ब लाइक्स है। तो हमने लाइक्स को बाहर रखना है, पेरेंथीज के अंदर पहला जो है वो सब्जेक्ट बिल पास कर देना है और दूसरा आइसक्रीम, और इसको पढ़ना कुछ इस अंदाज से है बिल लाइक्स आइसक्रीम। और इन जनरल हम कह सकते हैं कि अगर हमारे सेंटेंस के अंदर नाउन 1 वर्ब नाउन 2 लिखा कुछ इस अंदाज से हो कि पहले नाउन हो फिर वर्ब हो फिर नाउन हो, तो हम वर्ब को बाहर लिखेंगे, पेरेंथीज के अंदर नाउन 1 नाउन 2 लिख देंगे। अब जो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है इससे ऊपर भी एक लॉजिक मौजूद है जिसे हम सेकेंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर लॉजिक भी कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के अंदर हम जनरल रूल्स अलाउड हैं, हमारे पास वेरिएबल्स हैं क्योंकि हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उनके जो रिलेशंस हैं उनके माबैन उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जबकि जो सेकंड ऑर्डर लॉजिक है उसके अंदर हम प्रीडिकेट्स और फंक्शंस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी ये एक तरह का हायर रिलेशनशिप्स हैं जो हमारी वर्ड के अंदर प्रेजेंट हैं, हम उनको भी इन सेकंड ऑर्डर लॉजिक के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ हमारे कोर्स के अंदर इंक्लूड नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक जो है उसके अंदर हमें ट्रांजिटिव जो रिलेशनशिप हैं हम उनको भी स्टेट कर सकते हैं, जैसे जो ब्रदर्स ऑफ है ये एक तरह का ट्रांजिटिव रिलेशनशिप है। अब अगर आप देखें तो हमने अभी आपको ये चूँकि हमने क्वांटिफायर नहीं बताया, लेकिन फॉर एग्जांपल हम देखें कि x इज़ ए ब्रदर ऑफ y एंड y इज़ ए ब्रदर ऑफ z, दिस इम्प्लाइज x इज़ ए ब्रदर ऑफ z। तो हमने एक्चुअली x, y और z ये तीन हमने ऑब्जेक्ट लिए हैं रियल वर्ल्ड से, या इनको आप वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, और हमने कहा है कि दुनिया में जितने भी कोई भी तीन ब्रदर्स हैं, x y का ब्रदर है और y z का ब्रदर है, तो इसका मतलब है कि x और z भी आपस में ब्रदर्स हैं। तो ये जो चीज़ हम अक्स कर रहे हैं इस पूरी स्टेटमेंट की मदद से, सेकंड ऑर्डर लॉजिक के अंदर हम यही चीज़ सिंपल इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक ट्रांजिटिव रिलेशनशिप है ब्रदर्स ऑफ का, कि ब्रदर्स ऑफ एक तरह का ट्रांजिटिव रिलेशनशिप है। तो हमें जो है बजाय से कि हम ये अलग अलग तीन सेंटेंसेस लिखें, हम सिंपली इसकी मदद से भी लिख सकते हैं। तो सेकंड ऑर्डर लॉजिक जो है वो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से हायर ऑर्डर जो हमारे रिलेशंस हैं उनको आइडेंटिफाई और रिप्रेजेंट करने में मदद देती है। तो अब हमने देखा कि जब हम ज़्यादा एक्सप्रेसिव पावर की बात करते हैं तो हमें जो रियल वर्ल्ड के अंदर चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उनको दोबारा देखना पड़ेगा कि उनमें से हम क्या क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक जो है उसकी ऑन्टोलॉजी के अंदर हम अब ऑब्जेक्ट्स को भी रिप्रेजेंट करेंगे, साथ ही हम उनके रिलेशंस को भी करेंगे, कौन कौन से फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं, कोई प्रेडिकेट्स अगर उनके हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं, और जेनेरिक रूल्स, हम वो सारे के सारे जो हैं वो अपने इस नॉलेज बेस का पार्ट बना देंगे। इन शॉर्ट अगर आप फ़र्क समझना चाहें तो अब हम एक्चुअली एक तरह का हम अपने सेंटेंसेस के ऊपर जूम करते जा रहे हैं। पहले हम पूरे सेंटेंस को प्रोपोजिशन लॉजिक के अंदर सिंपल एक सिंबल की मदद से प्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन अब हम उस सेंटेंस के इनसाइड आकर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके रिलेशंस को आइडेंटिफाई करके उनको अलग अलग हम सिंबल्स असाइन कर रहे हैं, और हमने जेनेरिक रूल्स भी अपने नॉलेज बेस के अंदर लिख दिए हैं। तो जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है अब हम उसके अंदर ज़्यादा डिटेल से चीज़ों को देख सकते हैं और ज़्यादा डिटेल से हम इन्फ्रेंसेस परफॉर्म कर सकते हैं।
जो बेसिक एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के, उसके अंदर कांस्टेंट हैं, प्रीडिकेट्स हैं, फंक्शंस हैं, वेरिएबल्स हैं, क्वांटिफायर्स हैं, कनेक्टिव्स हैं और इक्वालिटी है। अगर आपको याद हो कि जो हमारी प्रोपोजिशनल लॉजिक थी उसके अंदर हमारे पास सिंपल ये कनेक्टिव्स मौजूद थे। इसके अलावा हमारे पास इस पूरे के पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ हम एक सिंबल यूज़ कर रहे थे। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के अंदर हमारे पास कांस्टेंट है कि हमारे पास अगर कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाएगी, किंग जॉन एक सेंटेंस में लिखा है या 2 लिखा है किसी फार्मूले में या कोई एब्रिविएशन लिखा है, तो हम उसको कांस्टेंट के तौर पे डिफाइन कर सकते हैं। ये जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जिस तरह हम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, एक्चुअली हम कुछ उसी से मिलते जुलते अपने फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रीडिकेट्स यानी जैसे ये ब्रदर का रिलेशनशिप है या ग्रेटर देन का है, ये सारी चीज़ें प्रीडिकेट्स की कैटेगरी में आती हैं, हम इनको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर इसी तरह कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कोई एक ख़ास, जैसे उसके रूट एक फंक्शन है, लेफ्ट लेग ऑफ एक फंक्शन है, और इस तरह के कुछ दूसरे फंक्शन जो एक तरह के मैथमेटिक्स के अंदर भी होते हैं या रियल लाइफ के अंदर भी हर चीज़ का कोई ना कोई फंक्शन है, हम उसको हम इसके अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास वेरिएबल्स आते हैं, एक्स वाई ए बी। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, जिनके अंदर हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ को रख सकते हैं। कांस्टेंट की वैल्यूज़ चेंज नहीं होती और वेरिएबल्स जो हैं उनके अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज़ को रखवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वांटिफायर्स आते हैं। क्वांटिफायर जो हैं ये एक्चुअली हमें हेल्प करते हैं कि हम चीज़ों को डिफरेंट क्वांटिटीज़ में ज़ाहिर कर सकें, जैसे फॉर ऑल जिसके लिए हमने इन्वर्टेड ए लिया है, और ये जो हमारे पास एक ई को उल्टा हमने इसका एक इमेज उल्टा लिया है, ये देयर एग्जिस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। यानी ये जो हमारे पास इन्वर्टेड ए है ये फॉर ऑल के लिए, कि जब हमने तमाम चीज़ों को मुखातिब करना हो तो हम फॉर ऑल लिखेंगे, और अगर हमने सिर्फ एक को करना हो तो हम ये देयर एग्जिस्ट वाला सिंबल, ये जो उल्टा ई है, इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते थे, हमने पूरे के पूरे सेंटेंस को किसी एक जो हमारा सिंबल था उसकी वजह से रिप्रेजेंट कर देना था, उसके अंदर क्वांटिटीज़ का कोई कंसेप्ट नहीं था। तो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इस लिहाज से काफ़ी पावरफुल है कि इसके अंदर अब हम चीज़ों को क्वांटिफाई भी कर सकते हैं इन 2 सिंबल्स की मदद से। फिर हमारे पास कनेक्टिव्स हैं, ये वही कनेक्टिव्स हैं जो हमारे पास प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर भी थे, निगेशन, एंड, और, इम्प्लाइज, इफ़ एंड ओनली इफ़। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इक्वालिटी का एलिमेंट मौजूद है, ये हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी जिन्हें हम देखेंगे कि बाज़ औक़ात ये कुछ मुश्किलात का बाइस भी बनता है। अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक का बेसिक सिंटेक्स है उसके अंदर कांस्टेंट सिंबल्स हो सकते हैं जो कि आमतौर पे इंग्लिश नाउन्स होते हैं, और इसकी एग्जांपल हमने देखी, किंग जॉन, 2 जो है ये इंटीजर, UCI एक एब्रिविएशन, ये चीज़ें कांस्टेंट सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि इसके मुकाबले में प्रीडिकेट सिंबल्स होंगे जो हमारे इंग्लिश वर्ब्स को कॉरेस्पॉन्ड करेंगे, और इसको हम पढ़ेंगे कुछ इस अंदाज से कि अगर हमारे पास P पेरेंथेसिस के अंदर x, y लिखा है तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि x यानी जो फर्स्ट आर्गूमेंट है इज़ P ऑफ y, x इज़ P ऑफ y। और अगर हम इस एग्जांपल लें तो रिचर्ड इज़ ब्रदर ऑफ जॉन, 3 इज़ ग्रेटर देन 2, और इस तरह से हम अपना ये प्रीडिकेट की सिंबल्स की मदद से हम एक्चुअली जो टपल्स हैं उनको ज़ाहिर करेंगे, यानी जो इसकी पेरेंथेसिस के अंदर ये मौजूद हैं चीज़ें, इनको हम टपल कह रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट्स के टपल्स हैं, और इनको हमने एक तरह का बाइंड किया हुआ है इस हमारे वर्ब की मदद से, और ये हमें रिटर्न करेगा ट्रूथ वैल्यू। जो प्रीडिकेट सिंबल्स हैं वो जो कि वर्ब से करस्पॉन्ड करते हैं तो ये हमें रिटर्न करेंगे ट्रूथ वैल्यूज़ को। अब जैसे ये हम देखें कि एन इज़ मदर ऑफ स्यू, फिर हमारे पास फंक्शन के सिंबल्स होंगे जो कि इंग्लिश नाउन से ही कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। तो अब अगर आप देखें तो जो कांस्टेंट सिंबल्स हैं और फंक्शन सिंबल्स हैं ये दोनों हम नाउन से ही मैच कर रहे हैं, लेकिन इसकी कुछ आगे हम देखेंगे कि ये कुछ डिफरेंसेस हैं इन दोनों के अंदर। अब जैसे हम देखें कि स्क्वायर रूट ऑफ 3, लेफ्ट लेग ऑफ जॉन, और कुछ इस तरह की जो हमारे पास चीज़ें आएंगी हम उनको इन फंक्शन सिंबल्स की मदद से जाहिर करेंगे, लेकिन जो हमारे पास रियल वर्ल्ड के अंदर से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती, हम उनको कांस्टेंट के अंदर रख देते हैं। तो कांस्टेंट सिंबल्स और फंक्शन सिंबल्स ये दोनों इंग्लिश नाउन्स ही से रिप्रेजेंट होते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इनका तब आएगा कि जब हम देखेंगे कि कोई फंक्शन है तो हम उसको नाउन को फंक्शन के तौर पे देख लेंगे, और अगर वो सिंपल अपने आप में एक सिंपल कांस्टेंट होगा, कोई नाम होगा, कोई डिजिट होगा, कोई एब्रिविएशन होगा, हम उसको कांस्टेंट सिंबल की मदद से जाहिर कर देंगे। अब मॉडल जो है वो एक्चुअली हमारा क्या होगा कि एक जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके माबैन जितने भी रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं और वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन सब की एक्चुअली
एक तरह की हम एक डोमेन बना देंगे, वो हमारे मॉडल को रिप्रेजेंट करेगी। इंटरप्रिटेशन जो है वो सिंबल्स की मैपिंग होगी हमारी रियल वर्ड से अपने नॉलेज बेस के अंदर। तो अब अगर आप देखें कि डिफरेंट लोग जो हैं वो चीज़ों को डिफरेंट अंदाज से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी एक ही चीज़ को मुख्तलिफ नेचुरल लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट नाम से ज़ाहिर किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही एक नॉलेज बेस अगर हम बना रहे हैं तो हो सकता है कोई दूसरी टीम कुछ और तरह की चीज़ों से रिप्रेजेंट कर दे। तो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं डिफरेंट लोगों के माबैन, कि वो हो सकता है नॉलेज बेस के अंदर और वर्ड के अंदर जब मैपिंग कर रहे होंगे तो वो कुछ और अंदाज से कर रहे हों, हम कुछ और अंदाज से कर रहे हों। तो ये जो हमारा नॉलेज बेस है वो ये कोशिश करता है कि हमारे नॉलेज के अंदर जितनी भी इनकन्सिस्टेंसीज हैं उनको वो रूल आउट कर दे, यानी वो अपने उन रूल्स की मदद से जो कि उसको ऑलरेडी बताए गए हैं उनकी मदद से वो इन इनकन्सिस्टेंसीज को रिमूव करने की कोशिश करता है।